Hello, hi everyone. This is Arjupriya, and today we start the podcast Resolve with Sanket. और आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन की, मोटिवेशन की और स्मॉल सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों के फ्यूचर की। तो आज हमारे साथ है एक ऐसे एजुकेटर जो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते, बल्कि वो बच्चों के फ्यूचर की गाइडलाइन भी देते हैं। सो प्लीज वेलकम संकेत सर। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप? एकदम फिट फाइन। वैसे आज आपके इंस्टीट्यूशन आके बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में वैसे मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी आपसे पूछने के लिए। तो सर, जब आपने गोंडा में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तो क्या कभी आपके मन में ये डाउट आया कि ये जर्नी सक्सेसफुल रहेगी या कैसे स्ट्रगल्स होंगे, चैलेंजेस होंगे? चैलेंजेस और स्ट्रगल का तो आइडिया था, लेकिन कभी ऐसे डर नहीं लगा कि हाँ, अगर जो मैंने सोचा है वो ना कर पाया तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है ना। और इसके लिए अगर मैं सब कुछ हार जाऊंगा ना तो मुझे मजा ही आएगा। ये किसी ने हमको थोपा नहीं है कि नहीं ये तुमको पढ़ाना है, आइए यहाँ पढ़ाइए, ऐसा करके कुछ था नहीं। एकदम ये दिल से हुआ कि हाँ, हमें पढ़ाना है, और जो काम हमको पसंद है उसमें अगर थोड़ा मुश्किल भी आएगा तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ भी ऐसा कि कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे पसंद है। ओके। वैसे जब आपने पहली क्लास ली होगी तो नर्वसनेस तो जाहिर सी बात है, हर किसी को जब कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो होती है। तो क्या आपको भी थी कोई नर्वसनेस? नहीं, मेरी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। मैथ्स मेरी ऊपर वाले के आशीर्वाद से स्ट्रांग है, और मैंने पहली बार कोई क्लास ही लिया होगा तो वहाँ मैथ पढ़ने ही लड़के आए होंगे, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है। फिर उसको लेकर के कभी नहीं लगा कि हाँ कुछ ऐसा हो जाए। हाँ, स्टूडेंट्स को लेकर के, क्योंकि कई टाइप के लड़के क्लास में होते हैं, कुछ बदमाश भी होते हैं, कुछ जैसे माफिया टाइप के होते हैं, और कुछ पढ़ने वाले होते हैं, तो उनको मैनेज कर पाना मेरे लिए चैलेंज हो सकता है हुआ हो। लेकिन बीइंग एजुकेटर की मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हूँ, ये मेरी पहली क्लास है और मैं घबराया हुआ हूँ, ऐसा कभी नहीं। वैसे आपने जहाँ तक कि मैंने देखा है, आपने मैथ्स की इंडिविजुअल बैचेस शुरू किए, देन उसके बाद एक एकेडमी बिल्ड करना। तो इन चीजों के बीच में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज क्या लगा, विशेषकर गोंडा जैसे शहर में? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा कि जैसे गोंडा जैसे शहर में, यहाँ मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता दूं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 से 1.5 साल में। वहां पर आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे जहां पे आपको जानने वाले लोग कम हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि एक लोगों की ऐसी धारणा है ना कि नहीं नहीं, जितना लोग आपको सपोर्ट करेगा आप उतना आगे जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आप मेन स्ट्रीम में आओगे आपको लगेगा ना कि हाँ, ये काम करके अपने को अपना फ्यूचर बनाना है। जो बंदा आपकी जेब में होगा सबसे पहले वही जमीन पे गिरेगा, आपका साथ कोई नहीं देता है ना। तो ये जो आपने बताया कि गोंडा जैसे शहर में क्या प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी यही हो गई कि यहाँ थोड़े से लोग मुझे जानते थे। अगर वो लोग मुझे ना जानते तो शायद और ज्यादा आसानी से मैं इस काम को कर पाता। अच्छा, मतलब यही कॉन्सेप्ट हो गया कि अनजान लोग आपको ज्यादा सपोर्ट करते हैं और जानने वाले थोड़ी सी जलन रखते हो, या ऐसी चीजें? जलन वगैरह में तो मुझे ज्यादा बिलीव नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसी बात है, ऐसा काला जादू है, ये लोगों ने थोड़ा सा मुश्किल पैदा किया। लेकिन चूंकि मेरा विजन क्लियर था, मैंने जो कदम उठाया था एकदम ठोस और बच्चों के लिए उठाया था। मैं आज भी सिर्फ उन्हीं का सगा हूँ, स्टूडेंट्स और मैथमेटिक्स, यही 2 लोग मेरे अपने हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं फेथ करता हूँ, मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहता। अगर मैं खुद सपोर्ट मांगूंगा हर गली में जाके, कीप सपोर्टिंग, तो मैं इन लड़कों को क्या ही बताऊंगा जो मेरे पास आए हैं कि सर हमको बताइए अपना लाइफ कैसे मिल सकता। वैसे आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जैसे मैंने बाकी बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे टीचर्स के पॉडकास्ट लिए हैं, बट आपकी जर्नी बाकी लोगों से कुछ और अलग लगी, और आई थिंक कि हमारी ऑडियंस है वो इस चीज से कनेक्ट कर पाएगी। थैंक यू सो मच। और अभी ये चीज़ बहुत शुरुआत है, एकदम शुरुआत है, और मैं चूंकि एक एसोडियस लाइक हार्ड वर्किंग बंदा हूँ, तो मैं तो भैया इसी में बिलीव करता हूँ। अपने स्टूडेंट से भी बोलूँगा, सबसे पहला और सबसे लास्ट अगर आपका कुछ हथियार है तो सिर्फ हार्ड वर्क है भाई, है ना। तो वो अगर आप उसके साथ हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ मुश्किल होगी। हाँ, कई बार मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वो काम जरूर हो जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। सर, एक चीज बहुत कॉमन फील होती है कि जो स्मॉल सिटीज हैं, स्पेशली अगर हम गोंडा की बात करें, गांव के स्टूडेंट की बात करें, तो इनमें टैलेंट तो बहुत होता है जी बिल्कुल, बट इनका एक्सपोजर कम होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं बताऊं, अवेयरनेस।
है ना। अब इन्हें अवेयर करने का काम हम जैसे अध्यापकों का है, आप जैसे एंकर्स का है, कुछ हमारे मीडिया कर्मचारी भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मीडिया तो आजकल अलग ही कर रही है ना। होता क्या है, छोटे शहरों में दो बातों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहली, वो अवेयर नहीं है बेचारे, योग्यता है, उनके पास सुविधा नहीं है। सुविधा मीन्स अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर कोई बच्चा बोले कि मैं बहुत गांव से बिलीव करता हूँ, हमारे यहाँ लाइट नहीं है। हमारे यहाँ देश में हम लोगों ने ऐसी भी कहानियां सुनी है जहाँ पर लोग लालटेन के उजाले में बहुत कुछ कर गए। अगर वो सच थी तो दिक्कत क्या होती है, कंटेंट की मार है। यहाँ पे वो चीजें लड़कों को नहीं प्रोवाइड हो पाती, वो कंटेंट डिलीवरी नहीं हो पाती जिनकी उन्हें नीड है। जैसे मैं मैथमेटिक्स सिखा सकता हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। अब कोई हमको बोल दे आप हिंदी की कविता सिखाओ, नहीं हो सकता। छोटे शहरों में क्या होता है ना कि कोई एक बंदा हो गया, जैसे सिलेबस में जो आपका कंटेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, तो क्या जो टीचर भी तो आपके सिलेबस का हिस्सा है। भैया टीचर अच्छा अगर आपको मिल गया, आपको अच्छा गाइडेंस मिल गया, तो आप बेहतर कर ले जाओगे। हमारे यहाँ जैसे आपने बोला लड़का गांव से आता है, तैयारी करने आता है, उसको कुछ भी नहीं पता। अब उसे हम कुछ भी पढ़ा देंगे तो वही मान जाएगा। उसके लिए क्या होता है कि छोटे शहरों में अच्छे अध्यापकों का होना भी अब जरूरी है। तो अगर हम जैसे लोग आ रहे हैं तो आप टेंशन ना ले, गोंडा में बदलाव आएगा, है ना। और यहाँ भी वो बेहतर कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो बाहर शहरों में लड़के पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर आप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, आपको भी ये चीज फील होती होगी कि गोंडा में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये खुद नहीं पढ़ते या टीचर्स की प्रॉब्लम है या एनवायरनमेंट का ही? ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा तो बहुत लोगों को पेन हो सकता है, बट मैं यहाँ पर अपने छात्रों को ही बोलूंगा कि भाई कमी आप में ही है। अगर लड़का अवेयर हो गया, लड़के को पता चल जाए कि जैसे अपने को एसएससी सीजीएल एग्जाम देना है, यूपीएससी देना है, रेलवे का देना है, अगर लड़के को पता चल गया कि हमने पढ़ना क्या क्या है, तो फिर कोई ऐसा नहीं होगा कि आया और बोर्ड पे खड़ा हो गया, कुछ भी पढ़ाया और चला गया। लड़का अगर अवेयर है शहर का तो वहाँ का माहौल बदल जाएगा। फिर उसको हर कोई नहीं पढ़ा देगा, वही पढ़ा पाएगा जो पढ़ाने लायक है। मतलब यहाँ स्टूडेंट की अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा, सब कुछ स्टूडेंट्स की अवेयरनेस ही है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो मेगा सिटीज हैं या जहाँ कंपटीशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, तो क्या वैसा पढ़ने का एनवायरनमेंट, वैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वैसा एनवायरनमेंट क्या हम अपने शहर में भी क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस उसके लिए हमारे छात्रों का अवेयर होना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप बात कर लो दिल्ली की, वहाँ पे आईआईटी है, एम्स है, बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटीज हैं। जो लड़का आईआईटी से ग्रेजुएशन कर रहा होगा, एक लड़का साजन चले ससुराल पब्लिक स्कूल में इंटर करके जा रहा है, दोनों की अवेयरनेस में, दोनों के माइंडसेट में, दोनों के कंटेंट में फर्क होगा नहीं होगा। अब जो आईआईटी के बंदे को जो शिक्षा दी जाएगी या जो लोग पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पर आप कुछ भी पढ़ा दो काम चल जाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत वीक है, बेसिक भी उसको नहीं पता है। तो वहाँ चूंकि ऐसी चीजें हैं यार, तो वहाँ वैसा छात्र पहुंच रहा है या वैसे लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए वहां का सबको दिखता है कि हाँ भाई बढ़िया किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमें हम टीचर्स को, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं, हमें जरूरत है लड़कों को अवेयर करना। आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई, आपको पढ़ना क्या है, किस टाइप के एग्जाम में आप बैठ सकते हो जहां पे आप बेहतर कर सको। कई बार यहाँ जबरदस्ती थोप दिया जाता है कि ठीक है हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके शहर का हाल बता रहा हूँ। ऐसे मैंने सुना कि ये बोला जाता है कि अभी हमारी, मान लो मेरी कोचिंग है, मेरे पास इंग्लिश की फैकल्टी नहीं है, तो मैं जाकर के बच्चों से बोल दूं कि इंग्लिश पढ़ोगे तो एसएससी में सिलेक्शन पाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये कौन सी अवेयरनेस है यार, तुम क्या सिखा रहे हो? तो लड़का मान जाता है। लड़का क्यों मान जाता है? क्योंकि उस बेचारे को ये सच्चाई नहीं पता कि वही एसएससी का एग्जाम आईआईटी वाला भी देगा जो मुझसे बेहतर इंग्लिश पढ़ के आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे माहौल का ही तो हिस्सा है, और इसके पीछे अगर जिम्मेवार है तो हम टीचर से ही हैं। मैंने गोंडा में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं कई टाइप से लड़कों को झेल रहा हूँ। यही रीजन है कि उनको या तो भैया वैल्यू नहीं पता है। सबसे पहले तो वैल्यू पता होनी चाहिए लड़कों को, जो चीज हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू पता होगी तो लालच होगी, लालच होगी तो लड़का जद्दोजहद लगा ही लेगा, वो पा लेगा। हम लोग भैया भारत की युवा हैं, हम ऐसी चीजें प्राप्त कर लेते हैं जिसका सिलेबस ही डिफाइन नहीं है, हासिल कर लेते हैं, सुखी सुखी पूरा जीवन काट देते हैं। किसी भी एग्जाम का एक परमानेंट पार्टिकुलर सिलेबस डिजाइन होता है, हाँ आप इतना पढ़ लो आपका भला हो जाएगा, फिर भी नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? हमारी और स्टूडेंट्स दोनों की है। पर
अभी तो आवश्यकता है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट ही अवेयर हो। अगर उसे बिल्कुल मालूम ही नहीं होगा कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसमें कैसे सब्जेक्ट हैं, क्या सिलेबस है, तब तक वो अच्छे इंस्टीट्यूशन का, अच्छे टीचर्स का, अच्छी फैकल्टी का चयन नहीं कर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है और क्या वाकई जैसे कि आप एडमिशन ले रहे हो या जिन फैकल्टी के कांटेक्ट में आ रहे हो वो वाकई इतनी बेस्ट है, इतनी ऑथेंटिक है या नहीं, इसके बारे में जानकारी जरूर कर लें। सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन लर्निंग में आप जी पर्सनली क्या मेजर डिफरेंसेस आपको महसूस होते हैं? ये बढ़िया बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, जी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो यही कंफ्यूजन है कि वो करें क्या, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो फर्क है, अगर आपकी बेसिक अच्छी है, या बेसिक अभी हटा दो, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हो, है ना, तो आपके लिए ऑनलाइन ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं रह सकते, आप किसी लाइब्रेरी में जाकर के फोन ले लिए, ईयरफोन लगा के किसी एक सेगमेंट में बैठे पढ़ रहे हो, एकदम लेटे जा रहे हो, सोए जा रहे हो, हर 2 मिनट पे आपको भूख प्यास दर्द सता रहा है, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन सही नहीं है। दूसरी बात उन छात्रों की करूं जो एकदम फ्रेशर्स हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनकी एकेडमिक भी बहुत अच्छी नहीं हुई है, जो इंटर कॉलेज में पूरे साल सिर्फ एक होता था वो हरी और मीठी नीली चटनी चाटने जाते थे स्कूल के बाहर लाइन लगा के, उनके लिए मेरे भाई ऑफलाइन बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन में क्या होता है ना कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, कब अगर आप अवेयर नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो ऑनलाइन एक तरीके से आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगा। आपके लिए वहां पे जरूरी होगा आप कहीं ऑफलाइन जाओ, ऑफलाइन देखो, लेकिन उसमें भी ध्यान देना, ऑफलाइन में कंटेंट का बेहतर मिल पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ऑफलाइन कोचिंगों में वो चीजें कई बार नहीं पढ़ाई जाती या नहीं मिल पाती जिसकी हमें नीड होती है, वो ऑनलाइन भरमार होती है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आपका बेसिक ठीक है, आप थोड़ा बहुत बढ़िया जगह से इंटर, हाई स्कूल और ग्रेजुएट हो, आपके लिए ऑनलाइन अच्छा है, आप मेहनत करोगे कर ले जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, जो एक स्पीड होती है ना जो आप बढ़ा के पढ़ते हो, 2x स्पीड पर बैठ के पढ़े जा रहे हो, वो एकदम बेकार है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। वैसे अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन होता है जी ये स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए, उसके सक्सेस के लिए क्या रोल प्ले करता है? बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन वो थोड़ा सा ना वहाँ पे एक चैलेंज हम लोगों ने यहाँ गोंडा में जो देखा, यहाँ क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होता है टीचर से इंटरेक्ट करता है स्टार्टिंग में कि सर हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा एग्जाम दें, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, क्या हाल है, कैसे हो, खाना खाए सर नहीं खाए, सर चाय पे आके बैठो, सर भी बोलते हैं हाँ भैया शाम को 4 बजे के बाद फला वाली चाय पे आके बैठो। ये जो इंटरेक्शन होता है ना, जो बदल जाता है, जो पर्पस बदल जाता है, ये नुकसान करवाता है। ये इसमें स्टूडेंट्स का भी नुकसान होता है, उन टीचर्स का नुकसान होता है जो स्किल्ड होते हैं, जो मेहनत करके पढ़ाना चाहते हैं, जो सिर्फ चाय पिलाना चाहते हैं या चाय पिलाना जानते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। वैसे अगर देखें तो आज के जो स्टूडेंट हैं उनके पास ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट होते हैं, लेकिन इसके बाद अगर ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं ये हम स्टूडेंट्स की जो डिसिप्लिन होता है इसको इम्प्रूव करती है या फिर डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा क्रिएट कर देती है? ऑनलाइन क्लासेस क्या करती है? ये डिसिप्लिन को इम्प्रूव करती है या और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है? जैसे सपोज आप YouTube खोल के पढ़ रहे हो, है ना, उसमें 20 मिनट क्लास हुई, उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट आ गया, अब वो एडवर्टीजमेंट एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही तो है। वहां पे होता है ना आपका सेल्फ पे कितना कंट्रोल है, आप कितना ज्यादा फोकस कर पाते हो कि भैया हमने YouTube किस लिए खोला। वहां कुछ भी नहीं करना है, आप किसी ऐप पे किसी टीचर की क्लास पढ़ रहे हो, सिर्फ आपको स्विच करना है, तुरंत इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, स्विच करना है तुरंत फेसबुक पे पहुंच जाओगे। अच्छा, सबको पता है अगर आप अपने स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, हर कोई तो इंसान ही होता है भाई, एकदम जेन्युइन बात बोलूंगा, आप अपने स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, बगल से गाना बज रहा है लॉलीपॉप लगा लो, तो थोड़ा तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। दिमाग कहाँ जाएगा, क्योंकि लॉलीपॉप आसानी से कोई लग सकता है लेकिन इंस्पेक्टर आसानी से नहीं लग सकता, है ना। जो इजी गोइंग चीजें होती हैं वो हमारा ध्यान ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो ये चीजें ऑनलाइन थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप जेन्युइन हो, है ना, जैसे 2 टाइप का मोटिवेशन हो गया, एक होता है कोई बंदा रील देख करके आ गया एसएससी की तैयारी करने, एक ऐसा लड़का है जिसका सपना है कि हाँ भाई हमको
भारत सरकार में जाकर के अपनी सेवा देनी है, तो दोनों में बहुत फर्क होगा। जो भारत सरकार की सेवा करने के लिए आएगा वो तो मार ले जाएगा, लेकिन जो रील देख करके आएंगे ना, वो किसी ना किसी दूसरी रील से इंप्रेस हो जाएंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो डिसिप्लिन का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत सही बात है। वैसे देखिए तो आज के टाइम पे जब जी। सोशल मीडिया का इतना ज्यादा टाइम चल रहा है, जी। तो स्टूडेंट के पास इतने ज्यादा कंटेंट होते हैं हाँ। कि जनरली वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो कैसे डील करें और इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके कैसे अपने कैरियर पे फोकस करें, इसके लिए आपको क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जेन्युइन है कि आपने बोला कि इतना सारा कंटेंट है, सोशल जी। मीडिया पड़ा हुआ है ना, हर और किसी के साथ होती है सबके ये साथ चीज। होता है, वो उसको कैसे डील करे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है। सबसे एक बात मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ, ये एक गुरु मंत्र है, आप एकदम दिल में बिठा लो। जी। आप सबसे पहले यार अपना सिलेबस देखो, सबसे बेहतर आपको गाइड करेगा एक टीचर्स के बाद, अगर सबसे अच्छा गाइड करेगा या टीचर से भी बेहतर गाइड अगर आपको करेगा, तो आपने जिस एग्जाम को टारगेट किया है उसका प्रीवियस ईयर। मैं हर दूसरे तीसरे दिन क्लास में पूछता हूँ कितने छात्रों ने प्रीवियस ईयर खरीद लिया। दुर्भाग्य ये है फिर भी 2-4 हाथ उठा देते हैं, सर अभी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कंटेंट आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। दो बातें, एक तो बहुत बियॉन्ड है, आपको देना एसएससी है, आप देख आईआईटी का सिलेबस रहे हो, वो तो अलग बात हो गई, एकदम बहुत खराब हो गया। दूसरा क्या है, एसएससी में भी आए दिन कोई ना कोई बदलाव होता है। आप पिछले 2-4 साल का प्रीवियस ईयर उठा लो, उसमें देखो एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आप जाओ। जैसे सीधी सी बात है, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया इज लाइक ए समंदर, आपको एकदम बीच में फेंक दिया गया, किनारे तक कैसे आओगे, है ना, कैसे आओगे भैया। वो आपको हो सकता है आपको प्रीवियस ईयर गाइड करे, आपका कोई भाई बहन जो उस एग्जाम से होकर के गया हो, या आप खुद अगर खुद देखोगे तो प्रीवियस ईयर, अदरवाइज वहां पे आपको एक टीचर की जरूरत होती है। तो ये चीज आप इसको मैनेज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर देखो, सिलेबस देखो, सिलेबस के बाद आप उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर देखो, उसमें आता क्या है, पिछले 3-4 साल को अपना देखो आराम से, उसके बाद खुद आप जान जाओगे कैसे क्या करना है। ये तो आपने बहुत सही बात कही, और अगर मैं जो भी स्टूडेंट हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन, एक जो विशेष बात है कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा इंटरनल डिसिप्लिन की नीड होगी, जैसे कि आपकी बातों से भी ये चीज बाहर निकल के आई। और अगर आप ऑफलाइन स्टडी कर रहे हो तो भी आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आप टीचर और आपका इंटरेक्शन बस हाल चाल तक रह जाए, प्रोडक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हो गया ये सर। सर अब थोड़ा जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके जो डाउट्स होते हैं और या बहुत सारी गाइडेंस है जो उनको नहीं मिल पाती है, जैसे अगर एसएससी की प्रिपरेशन कोई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आइडियल टाइमिंग क्या होनी चाहिए? आइडियल टाइमिंग, सबसे पहली बात तो अगर एसएससी आप देना चाहते हो तो एसएससी आपको बुलाती है कि हमारे पास आओ जब आप इंटरमीडिएट पास हो एंड 18+ एज हो। तो ये सिंपल सा है, आप इंटरमीडिएट के बाद एसएससी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर आप जैसे अभी सीयूईटी के थ्रू कहीं आपका बढ़िया हो जा रहा है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप उसके साथ में थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपका ग्रेजुएशन किसी अच्छी जगह से नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, या आप वहाँ जा नहीं सकते, तो आप बढ़िया सा कहीं इंटरमीडिएट के बाद फॉर्म डालिए और पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से एसएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए। एसएससी की तैयारी ही शुरू क्यों करिए, ये भी है। अपने शहर गोंडा में आप देखोगे ज्यादातर लड़का जो मिलेगा प्रिपरेशन करने वाला टेट को भी दे देते हैं, थोड़ा बोल लो, सुपर टेट वाले यहाँ खूब सारे हैं, यूपीपी वाले बहुत हैं, अभी होमगार्ड की भर्ती आई एकदम भर गए लड़के। अपने यहाँ लोग एसएससी की तैयारी नहीं करते, अपने यहाँ एफसीआई की तैयारी नहीं करते, रेलवे एक्सपीरियंस कम मिलेंगे, जबकि ये इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम का हिस्सा है, पूरे भारतवर्ष का लड़का तैयारी करता है, हमारे देवी पाटन मंडल के लड़के कम करते हैं। कारण क्या है, यहाँ पर बच्चे अवेयर नहीं है, उनको पता भी नहीं होगा शायद। मुझे पूरा विश्वास है, कई लोगों से मैंने जब पूछा वो सिर्फ यूपीपी को ही टारगेट करके दिया जा रहा है। ऐसे एग्जाम का आप लोग हिस्सा बनो मेरे प्यारे दोस्तों, जो रेगुलर पार्ट हो आपके पास और फेल का, है ना। एसएससी हर 2 महीने पे 2.5 महीने पे कोई ना कोई एग्जाम करवाती है, रेलवे हर 2 महीने 2.5 महीने पे इसका कोई ना कोई पेपर होता है, एफसीआई वगैरह की काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, आरआरबी आप जाकर के देख सकते हो। अच्छा एक और बात, अगर आप एसएससी की ही तैयारी करोगे कई सारे एग्जाम आप कवर कर पाओगे। लाइक यहाँ पे क्या होता है ना, लड़का यूपीपी की ही तैयारी करने जाता है, वो जब ऑफलाइन कोचिंगों में आता है, सर जी हमारे को यूपीपी का कोई बैच होता, मैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता,
हाँ, यूपीपी के लिए जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गया, थोड़ा सा यूपीएसएसएल हो गया, वो अलग से पढ़वा देना है। लेकिन आप यूपीपी वाली, यहाँ मैंने शहर में जो देखा है, यूपीपी वाली मैथ ढूंढते हैं भाई, वो घर वाली नहीं है, यूपीपी वाली ढूंढते हैं। फर्क है, आप यूपीपी वाली मैथ पढ़ करके जाओगे, वही एग्जाम में एसएससी वाला लड़का बैठ जाएगा जो 400 क्वेश्चन पढ़ करके आया है, आप 4 क्वेश्चन लपेट के गए हो, तुमसे तो बेहतर ही वो मैथ में परफॉर्म करेगा। और अनअवेयरनेस अपने शहर में इतनी ज्यादा है, यहाँ पर छात्र बताते हैं सर जी हमको, क्योंकि मैथमेटिक्स टफ सब्जेक्ट ऐसा माना गया, जबकि है नहीं टफ। अगर आपको कोई बेहतर जादूगर मिला होगा, आप मैथ में जादू करके आओगे। ये लगता है कि मैथ टफ है, मैथ कम समझ में आएगी, मैथ में कम हम समझ पाएंगे, टाइम कम है, तो यहाँ पे ये बता दिया था मैथ पढ़ो ही ना, आप हिंदिया ज्यादा पढ़ लो। ये कौन सी प्लानिंग है आपका, यह कौन सी स्ट्रेटजी है आपकी, जहां पर मेहनत करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बताऊं, वहां पे कोई भी जादू टोना नहीं चलता, जीतता वही है जिसके गूदे में दम होता है। आप लोग पहले से ही फेल होने वाली रणनीति बनाए हो, 0.1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, आप लोग 20-20 नंबर का सेगमेंट छोड़ के पेपर देने चले जाते हैं। उसके बाद कई बार स्ट्रगल करना होता है कि बोलेंगे सर जी हमारा सिलेबस बहुत जल्दी करवा दो। आधा अधूरा सिलेबस अगर पढ़ना हो, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर आप गोंडा के किसी भी विद्यालय से इंटरमीडिएट पास हो, कुछ सीबीएसई वगैरह छोड़ करके, तो आपको मिनिमम 2.5 साल लगेगा एसएससी की मैथमेटिक्स पढ़ के, समझ के और एग्जाम छोड़ने में। मिनिमम 2.5 साल बता रहा हूँ। यहाँ 2.5 महीने में कौन सा आदमी बेवकूफ आपको बता दिया है कि 2.5 महीने में एसएससी निकलवा देंगे। ऐसे ऐसे थंबनेल अभी आजकल आने लग रहे हैं यूट्यूब पे, मैगी बनने से तेज एसएससी निकलेगा। भाई नहीं निकलेगा, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप 2-2 मिनट, 2-2 महीने, 2-2 घंटे में एग्जाम फोड़ने के चक्कर में पिछले 200 साल से तैयारी कर रहे हो। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ऐसा कंटेंट पढ़ो। इसीलिए मैं क्लास में बोलता हूँ आप एसएससी का कंटेंट पढ़ के एग्जाम में जाओ। मैं ये नहीं बोलता अगर आपका मन नहीं है कि एसएससी देना है तो नहीं, संकेत सर बोल रहे हैं एसएससी ही देना है, एसएससी मत दो, कंटेंट उस लेवल का पढ़ो। आपको अगर यूपीएसआई देना है, एसएससी की तैयारी करो, हिंदी पढ़ लो ना यार। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा यूपी बोर्ड का विद्यालय है जहाँ पे हिंदी का मास्टर किसी का फेवरेट ना रहा हो? भाई जो लगातार हिंदी पढ़ता आ रहा है तुमसे 10 नंबर ज्यादा पाएगा, लेकिन जिसकी मैथ और रीजनिंग आसान हो जाएगी ना, तो कट ऑफ 7वें आसमान चली जाएगी। एग्जैक्टली। वैसे अगर कोई बच्चा 0 से शुरू कर रहा हो, जस्ट अगर मान लीजिए उसका 12th ही हुआ हो या फिर वो ग्रेजुएशन में हो, सीजीएल वगैरह के प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, तो अगर वो 0 से शुरू कर रहा है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर कोई लड़का 0 से है तो सबसे पहली बात तो उनके लिए सबसे आसान काम है, वो किसी से पहले इसके बारे में इसकी जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, मीन्स अगर आप 0 हो, आपने भी इंटर पास किया है, आपको तैयारी करनी है, आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है एसएससी एग्जाम को लेकर के, पहले वो कलेक्ट करो। इसमें सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बाद इसका प्रीवियस ईयर उठाओ। सारी चीजें जब इकट्ठा हो जाए फिर आप अपने किसी सीनियर से बात करो। एक बात मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करूंगा, जो मैंने गोंडा शहर में देखा है, मैंने बोला सीनियर से आप कंसर्न करो, वो आपको अच्छा बताएंगे। सीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, ठेलुओं की बात नहीं कर रहा, मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत बहुत दिल से माफी मांगता हूँ अपनी भाषा के लिए, लेकिन चूंकि एकदम जब डायरेक्ट हिट करूंगा ना तो आपके काम आएगा। मैं मरहम लगा लगा के हिट करूंगा, बहुत तकलीफ होगी, जिंदगी में बीमारी सही नहीं होगी। सीनियर जो सीरियस हो, जो लाइब्रेरी में एकदम सिर्फ बैठ के बुढ़ा गए हैं, ऊपर निकल आया है, यूपीपी का भी प्री नहीं निकला है, एकदम सिर्फ लाइब्रेरी में कम चाय की दुकानों पे ज्यादा पाए जाते हैं, जिनका डिस्कशन का मुद्दा मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश नहीं होता, मुद्दा क्या होता है गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, नेता, विधायक। उनसे नहीं आपको एडवाइस लेनी है, उस बंदे से लो जो जेन्युइन हो, उससे पूछो भैया हमको एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई अच्छा टीचर बता दो, अच्छा अध्यापक बता दो, अच्छा बुक बता दो, हम शुरुआत कैसे करें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राम को ढूंढना है, रावण बहुत घूम रहे हैं। ये तो बहुत सही बात कही आपने कि अगर हम सीनियर से गाइडलाइन ले रहे हैं तो जो जिसके सजेशन प्रोडक्टिव हो या हमारे स्टडी के लिए हेल्पफुल हो, उन्हीं से लेना चाहिए। जैसे अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है एसएससी की, तो उसे सबसे पहले अपने किस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? सबसे पहले आप जब तैयारी शुरू करोगे तो आपको कोई सिलेबस बताएगा, है ना। सिलेबस आपने देख लिया, आप मेरा आपसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है, हर छात्रों से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, नॉट ओनली फॉर एसएससी, प्रीवियस ईयर उठा लो यार। प्रीवियस ईयर अगर आप देख पाओगे ना तो कोई भी टीचर यहाँ पर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सिलेबस उठाओ,
आप देखो पहले आपका क्या कमजोर है, जो कमजोर है शुरुआत में उसको अच्छा धीरे 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 करो। एक बात मैं आपसे बताऊं, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मेरे ख्याल से, मेरा अनुभव है, आपका सारा सब्जेक्ट कमजोरी है। शुरुआत का मतलब क्या है? शुरुआत का मतलब होता है आप एक अंधी दुनिया में हो, बाहर उजाले में आना चाहते हो, है ना? तो अगर आप अंधी दुनिया में हो जहाँ चारों तरफ अंधेरा है तो कुछ नहीं दिखने वाला। तो आप धीरे धीरे कोशिश करो, सारा थोड़ा 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 सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ो। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेप होते हैं, वो आपको धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। शुरुआत अगर करनी है तो सारा सब्जेक्ट देखो, उसमें जो सबसे वीक हो सके तो उस पर काम करो। आप किसी टीचर से मिलोगे ना तो अल्टरनेट करके आपको धीरे धीरे सारा वो पढ़ाने लगेगा, फिर खुद से ही वो एक आइडिया आता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। जी, ऐसे अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेली स्टडी आवर्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं, इफेक्टिव होते हैं? ये मेरे ख्याल से लाखों युवाओं की प्रॉब्लम है जी, कि हम कितना घंटा पढ़े। क्योंकि हर जगह जैसे जो किसी ने टॉप कर लिया तो वो ये बोलता उसकी है अलग होती है हाँ कि मैं 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था। पर जो एक्चुअल टाइमिंग है, जैसे एसएससी की प्रिपरेशन कोई कर रहा है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कर रहा है, तो उसके लिए एक्चुअल में वो कितने आवर्स एवरेज पढ़े जिससे उसके सारे देखो, सिलेबस कवर हो जाए? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके थ्रू एक बात बता दूं, जो ये टॉपर्स का इंटरव्यूज होता है, कोई टॉपर बताएगा मैंने 2.5 घंटा पढ़ा, जी, कोई बताएगा हमने तो बस सूंघ लिया था हो गया, कोई बताएगा हमने 24 घंटे की जगह एक दिन में पूरा 48 घंटे पढ़ा। वो सब आप बस सुनो, है ना? आपका दिमाग कितना देर आपका साथ दे रहा है वो मायने रखता है, आवर मायने नहीं रखता। प्रोडक्टिव आवर की बात करो, है ना? हम 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे से नहीं, आप जो घंटे दे रहे हो अपने सिलेबस के साथ वो प्रोडक्टिव है या नहीं वो जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं ईयरफोन लगाए हैं, सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं। एक लड़का होता है कि हाँ भाई ईमानदारी से पढ़ रहा है, जितना देर आपका दिमाग आपका साथ दे, आपको दिशा मिल रहा है, मजा आ रहा है, आप अपने सिलेबस को एंजॉय कर पा रहे हो, आपको बोरिंग नहीं लग रहा है, आप उतनी देर पढ़ो। हाँ, थोड़ा सा इसका एक साइंटिफिक होता है कि एक इंटरवल में आपको गैप लेना चाहिए, है? लेकिन ये घंटा मायने नहीं रखता, प्रोडक्टिव घंटा मायने रखता है। जितना घंटा पढ़ रहे हो कितना ज्यादा आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है। वैसे जो बच्चे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं जी, और या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते ज्यादा, जी, तो जो मॉक टेस्ट ज्यादा लगाते हैं उनके लिए क्या चीजें उनके फेवर में होती हैं और वो कहाँ से इन चीजों को कवर अप करें अपनी प्रिपरेशन और अच्छे के आपके अकॉर्डिंग? जैसे आपने बोला कुछ बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट ज्यादा लगाते हैं, कुछ हैं जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते। जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, पहले मैं आपसे बात करूं, जी, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, मैं आपको एक बड़े से समंदर में ले गया, बीच में डाल दिया, बीच में आप तैर रहे, कभी भी आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एकदम ये बहुत कड़वी बात है, मतलब समंदर में आप गोता लगा रहे हो, किनारे पे आओगे नहीं। मॉक टेस्ट एकदम समझ लो आप मोच है। मॉक टेस्ट आपकी आत्मा होनी चाहिए, एकदम सोना उठना बैठना खाना वैसे ही आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए, आपके रेगुलर रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी बात। कई ऐसे छात्र हैं जो हमारी कोचिंग में भी आते हैं, मैं कई बार पूछता हूं कि कितने लोग मॉक टेस्ट देते हो, कौन सा देते हो, कितना देते हो इन ए डे। कई हैं उसमें जो बताते हैं सर अभी देना नहीं शुरू किया। सबसे बड़ा जो इनका एक बहाना होता है, बहाना ही बोलूंगा कि सर अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है इसीलिए मॉक टेस्ट नहीं देता। ये अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरे भाई पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, आप सेक्शनल मॉक दो। क्या बात करते हो? कभी भी 100% सिलेबस पढ़ करके तुम एग्जाम में जाओ देने, एग्जाम छोड़ करके आओ, ऐसा संभव होने वाला है मेरे भाई। मैंने आपको 100% मैथ पढ़ा दिया, बोल दिया सिलेबस कंप्लीट। एसएससी ने खुद को अपडेट कर दिया, एक कॉन्सेप्ट नया पूछ लिया, लो भैया सिलेबस इनकम्प्लीट। होता है नहीं होता है? जितनी आपकी तैयारी है वो परफेक्ट है, उस पर तगड़ा काम करो, देने जाओ। जो मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं अपनी कमियां देखने के लिए। लड़के मैम यहाँ पे बताते हैं सर हम मॉक इसलिए नहीं देते क्योंकि 10 नंबर आ गया, निगेटिव नंबर आ गया, हम परेशान हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। अरे मॉक टेस्ट है, तुम्हारी एक्स थोड़ी है जो दिल टूट जाता है। मॉक टेस्ट दिया ही क्यों जाता है? अपनी कमी देखने के लिए। अगर तुम्हें तुम्हारी कमी नहीं देख रही, अच्छी बात है ना। अगर आप निगेटिव हो तभी तो मॉक टेस्ट का मतलब है उसकी एनालिसिस मायने रखती है। मॉक टेस्ट जो 1 घंटे का होता है स्लॉट, उसकी एनालिसिस आप बहुत प्यार से 1.5-2 घंटे करो। और मॉक टेस्ट की अलग एक नोट्स होनी चाहिए, फिर हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल नोट्स होनी चाहिए। कहाँ दिक्कत हो रही है, इंग्लिश में वोकेबलरी कौन सी बार बार गलत हो रही, मैथ में कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार गलत हो रहा, ऐसी अलग अलग नोट्स होनी चाहिए। अगला मॉक देने से पहले पिछला जो मॉक दिया था आपने, जो उसमें वीकनेस लिखी थी उसको पढ़ो, फिर अगला मॉक दो।
सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमें ये चीज़ देखना होगा कि अगर हम बिना मॉक दिए मतलब जिस बैटल में हम जा रहे जी। हैं, जिस युद्ध में जा रहे हैं उसके पहले अगर हम थोड़ा देख लेंगे कि आखिर जी, हमारी प्रिपरेशन क्या कैसी है तो है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा जी। था कि ऐसा नहीं है कि हमारे गोंडा से एसएससी क्रैक नहीं कर रहे हैं बच्चे, नेशनल लेवल एग्जाम्स क्रैक नहीं जी। कर रहे हैं बट वी हैव अ लिटिल डेटा। बट क्या हमारे इस छोटे शहर और गोंडा जैसे जी। जगह से मैक्सिमम स्टूडेंट एस्पिरेंट्स क्या एसएससी कैसे क्रैक कर सकते हैं और इसके बारे में आपका क्या सजेशन? इसके पीछे मैं खुद को भी इंक्लूड करके, जी अपने आप को भी, जी लेकिन चूँकि मैं पहले बता दूँ मैं भी शहर में आपके बहुत कम टाइम से हूँ और जी बच्चों के प्यार, सहयोग और सपोर्ट से एसएससी की इंडिविजुअल और सबसे बेहतर कोचिंग चला रहा हूँ। कारण ये है कि मेरे मुँह से अगर खाँस भी निकलती है तो एसएससी की होती है। अगर आप कोई मुझे सुन पा रहे हो, एसएससी अगर आपको देना है, आप किसी मेरे कोचिंग के लड़के से मिल लेना, आइडिया लग जाएगा। अब मैं खुद को इंक्लूड करके एक बात बोलता हूँ, जी मेरे शहर में एसएससी एस्पिरेंट्स कम है, यूपीपी ज्यादा है। हैं? होता क्या है ना कि यूपीपी की जो पहली वैकेंसी बहुत आई थी, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 69,000 वैकेंसी आई थी टीचिंग में प्राइमरी। 69,000 वैकेंसी आने के बाद लगभग हर दूसरे घर में लड़का बीएड और बीटीसी कर लिया। इसलिए कर लिया क्योंकि हर दूसरे गांव में या उसी गांव के 2-4 लड़कों का अपना टीचर हो गए। एक शोर समझ गया कि हाँ बीएड कर लो, टेट निकल जाएगा, टीचर हो जाएंगे। दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का कि इस समय वही सबसे ज्यादा बेरोजगार है। जी सड़क पे निकल जाओ, अगर 10 बेरोजगार हैं आपको मिले तो उसमें से 9 होंगे जो बीएड और बीटीसी की। इसकी बात हम लोग अलग करेंगे। जी मेन बात क्या है, मैंने खुद को इसलिए जिम्मेवार बोला, एसएससी एग्जाम जो पूरे इंडिया के लड़के देते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम होता है, बढ़िया एग्जाम होता है। एसएससी एग्जाम की मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ, एसएससी अगर दुल्हा है तो रेलवे इसका दहेज है। आप एसएससी की ऐसी तैयारी करोगे, रेलवे आपको दहेज के रूप में मिलेगा। ऐसे कई सारे एग्जाम आप कवर अप कर सकते हो। एसएससी इसलिए सबसे बड़ा इशू है ना होने का, एसएससी पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। हर कोई एसएससी पढ़ा नहीं सकता। बैनर में लिखवा लेना एसएससी रेलवे बैंकिंग वो अलग बात है। मैं भी अपने बैनर में लिखवा सकता हूँ यूपीएससी कैट दैट मैट, लेकिन मैं पढ़वा नहीं सकता, मेरे पास अभी ऐसी फैकल्टी नहीं है। एसएससी बैनर में लिखवाना अलग है, एसएससी पढ़ाना अलग है। एसएससी अच्छा पढ़ाने के लिए अच्छी योग्यता होनी चाहिए। हमारे पास एसएससी की, हमारे पास हो सकता है वो बेसिक इंफॉर्मेशन ना हो जिसकी बच्चों को नीड हो, हम वो अवेयर नहीं कर पाए। तो इसके पीछे अगर लड़का यूपीपी में बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है, लड़का टेट की बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है, अभी आपका एग्जाम आ जाए अग्निवीर हैं, इस बार 12 लड़के हमारी कोचिंग से अग्निवीर में हुए हैं, लेकिन मैं कोई भी इंडिविजुअल अग्निवीर का बैच नहीं पढ़ाता। एक बैच अग्निवीर नहीं पढ़ाता हूँ, 12 लड़की कोचिंग से भी है। तो अब ये है ना, एक डिजाइन क्या होता है कि या ऐसी प्री प्लानिंग होती है, तो उसके पीछे अगर यहाँ पे लड़के एसएससी के कम हो, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गोंडा के लड़के बाहर जाते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, गोंडा में रह के तैयारी क्यों नहीं कर पाते? तो इसके पीछे मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि लड़का वीक है, लड़का कमजोर है। हमारे जैसे टीचर्स की तो देन है, या हो सकता है हम उन बच्चों को एक कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब रोक देते हैं वरना विवाद हो जाएगा, इस पे बाद में बोला जाएगा, है ना। दैट्स सच एन इम्पोर्टेंट मैसेज कि अगर एसएससी के अवेयर नहीं है लड़के, यहाँ पे अवेयर नहीं है। जबकि आप सारे छात्रों से मैं बताऊं, आपको एसएससी देना चाहिए। आप एसएससी रेलवे ऐसे टारगेट बनाओ, एटलीस्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको पास और फेल का पता तो चले। हम लोग ऐसे सपना बना के बैठ गए जिसका साला 5 साल एग्जाम ही नहीं होता। आप बगैर किसी पास फेल, बगैर किसी कौतूहल के लगातार 5 साल कैसे तैयारी करते जाओगे? पता नहीं चल रहा है 5 साल की हम पास होंगे या फेल होंगे। अब टीचिंग का जो एग्जाम, जो बीएड बीटीसी किया हुआ लड़का है, हम ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो लड़का बीएड बीटीसी था, बात किया, बात मान लिया, सुन लिया, वो भी एसएससी में सिलेक्ट हो गया, कोई रेलवे में हो गया। तो इसके लिए हमको लगता है कि भैया मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं अगर 1.5 साल से हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं काफी दिन से हूँ गोंडा में वगैरह। मैं टीचर हूँ। अगर एसएससी के लड़के यहाँ कम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तरफ उनको कम रुझान है, तो उसके पीछे जो कंटेंट डिलीवरी करने वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम है। वैसे ये बहुत ही ग्राउंड रियलिटी आपने शेयर की। वैसे मुझे नहीं लगता कि गोंडा में बहुत सारी फैकल्टीज को मैंने खुद भी देखा है, तो वो इस ग्राउंड रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है, मैंने तो नहीं देखा, बट आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स
हमको सुन रहे होंगे, अगर ये बात उन्हें समझ में आती है तो वो अगेन से जब भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन या एसएससी प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे होंगे तो वो ऐसे फैकल्टी से कनेक्ट होना प्रायोरिटाइज करेंगे जो वाकई आप जैसी फैकल्टी के लिए नहीं, बेस्ट हो। मैंने आपसे पहले बोला जी मैं मैथमेटिक्स का सगा हूँ, उसके अलावा किसी चीज़ का सगा हूँ तो स्टूडेंट्स का। मैं बाई हार्ट टीचर हूँ, बाई पैशन। जी हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं पढ़वा रहा है ना। और ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार होता है कि कुछ तो करना है तो लो टीचर ही बन जाए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमको साला एकदम टीचर ही बनना था। मैं कुछ भी कर लेता तो मैं करने टीचिंग ही आता। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत कम लोगों में ये एप्टीट्यूड होता है। जैसे कुछ लोगों का स्टार्टिंग से ये होता है कि हमको ये एग्जाम क्रैक करना है, जी। कुछ लोगों का तो ये जो दिल से चीजें होती हैं ये हमारी नेचुरल एप्टीट्यूड होती है और आई थिंक ये बातें आपको समझ आएगी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जी। जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, वो अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें? कंसिस्टेंसी तभी आएगी ना, मैं बताऊँ आपसे, अगर आपकी किसी चीज़ में लगन हो है तो उसमें आपका मन लगा रहता है, लगातार आप खुद को इंगेज कर पाते हो। जी अगर कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती थोपा जाए हम्म, तो वहाँ क्या होता है ना, आदमी को थोड़ा घुटन होती है, फिर मन नहीं लगता, उसको हारने का डर ज़्यादा लगता प्रेशर फील है होता ना। है। जीतने की ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो, हैं, पसंद तो आप युवा करते ही बहुत सारी चीज़ों को, वहाँ कितना ज़्यादा मन लगता है आपको पता होगा। भाई गाना वाना सुनते हो ना, कई बार ऐसा गाना बनता है रातों को नींद ना आए चैन बेकरार। कब? जब आपको कोई विषय वस्तु बहुत पसंद होती है। आप जो सपना सजोए हो वो आपको कितना पसंद है, आप उसके प्रति कितना समर्पित हो, वहां से आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। कंसिस्टेंट सीधा मतलब है आप कितना एंगेज कर पा रहे हो अपने आप को। जी तो उसके लिए आपने जो चीज सोचा है उसके प्रति आपका लगाव कितना है। आप ऐसा तो नहीं है आप एसएससी सीजे की तैयारी करने आ गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है और आपका मोटिवेशन का रिसोर्स सीधा किसी इंस्टाग्राम पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रील, तो वो वाला थोड़ा है डगमगा जाता है, वो बहुत टाइम तक नहीं हो पाता, वो सिर्फ फिल्मों में हो पाता है। वैसे आपका क्या विचार है कि जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं जी। उनके लिए मोटिवेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं, मैं ये प्यारा क्वेश्चन है। जैसे मोटिवेशन, ये तो नहीं बोला जा सकता मोटिवेशन जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसको इन शॉर्ट बताऊं, मोटिवेशन आपको शुरुआत दिलाएगा और डिसिप्लिन आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। जी इन वन लाइन, अगर आप मोटिवेट हो आप शुरू कर लोगे, लेकिन अगर आप बीच में डिसिप्लिन नहीं हो आप लास्ट रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाओगे। कोई ना कोई ऐसा दूसरा मोटिवेशन आ जाएगा, आप हो सकता है पॉसिबिलिटी है डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो इसलिए डिसिप्लिन होना है अपने एम के प्रति। मोटिवेशन शुरुआत दिलाएगा, रिजल्ट आपको भैया डिसिप्लिन होगे तो ही ले जाएगा, तो दोनों जरूरी है। जी इसको पैरेलल लेकर के आपको चलना होगा। बहुत सही जवाब दिया सर आपने। वैसे इसके बाद रैपिड फायर राउंड रहेगा, जी मतलब बिल्कुल। मैं क्वेश्चन बोलूंगी और आपको जी, वन बिल्कुल। लाइनर रिप्लाई करना है। जी, सो मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? मुझे लगता है प्रोडक्टिव स्टडी, दोपहरिया में मन लगे दोपहरिया में पढ़िए, जी लेकिन जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए। ऑनलाइन नोट्स या हैंड रिटन? हैंड रिटन भाई। अभी भी सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हो रहा है जिनकी हैंड रिटन नोट्स होती है, प्रॉपर रिवीजन होता है। स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी। हार्ड वर्क करिए लेकिन स्ट्रेटेजी स्मार्ट होनी चाहिए। वन डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट के लिए? वन डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स, क्या? आई थिंक अनअवेयरनेस इज द मोस्ट डेंजरस डिस्ट्रैक्शन फॉर एनी स्टूडेंट। इंग्लिश के फेयर को कैसे कम करें? इंग्लिश के फेयर को कम करने के लिए इंग्लिश पढ़ो यार, मेहनत करो, इंग्लिश पढ़िए आप। सक्सेस का सीक्रेट वर्ड क्या होगा आपके लिए? सक्सेस का सीक्रेट वर्ड होगा हार्ड वर्क एंड द बेस्ट स्ट्रेटजी। जहां आप जाना चाहते हो उस फील्ड में हार्ड वर्क मेन है भाई। एंड फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि अगर इस वक्त कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रहा है, या हो सकता है जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा हो वो जी। स्टूडेंट ही काफी होपलेस फील कर रहा हो, स्टडी में ऐसा लग रहा हो बहुत ज्यादा प्रेशर है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए आपका लास्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज क्या होगा? मेरी वीडियो या मुझे मिडिल क्लास लड़का या लड़की ही सुन रहा होगा, जी और मिडिल क्लास लड़का या लड़की के पास कोई और सेकंड ऑप्शन मुझे नहीं लगता है। मिडिल क्लास लड़कों की नैया पार लगेगी सिर्फ और सिर्फ पढ़कर। उनके पास बहाने हो सकते हैं कि हम बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाएंगे,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में आती हैं, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी अगली जनरेशन को पढ़ना पड़ेगा, वो चूक गई तो उसकी अगली को पढ़ना पड़ेगा, किसी एक को पढ़ने का रिस्क लेना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, अगर मैं आपकी मुंडी पकड़ के किसी पानी भरे टब में डुबाऊँ, अपनी जान लगा दोगे आप खुद को बचाने के जी लिए, बिल्कुल। बस वही उतना आपको ताकत लगाना है अपनी नैया पार लगाने के लिए। तो अगर मरता क्या ना करता वाला कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई का दामन छोड़ना नहीं है और जो हमने सोचा है वो हर हाल में पाना है। मोटिवेशन का रिसोर्स आपका बड़ा जेन्युइन होना चाहिए। आई थिंक इसमें आपके मम्मी पापा, आपका भाई बहन हो, सफलता बहुत आसानी से मिलेगी। जो दर्द होगा उसे आप इंजॉय करोगे। अगर रिसोर्स ही आपका कुछ थोड़ा सा हिला डुला है तो हल्का भी पेन होगा, आप छोड़ के भाग जाओगे। सो थैंक यू सो मच सर आज के इस पॉडकास्ट के लिए। और आई थिंक कि आज का जो पॉडकास्ट था ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव प्रोडक्टिव था। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो भी बोर्ड सेशन दे रहे हैं या फिर आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। और आई थिंक इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, क्लियरिटी आई होगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो या कोई ऐसा शख्स हो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। सो मैं थी आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आर्चा प्रिया, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। टिल देन बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए।